तो आज हमारे पॉलिटिकल साइंस का मैराथन क्लास 1 है। इसके बाद में आपके सामने लेकर आऊंगा मैराथन क्लास 2। तो फाइनली आज हम लोग मैराथन क्लास 1 के माध्यम से सारा वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे पेपर में यानी 1 मार्च को छपने वाला है। तो मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और जितने ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करके हमारे साथ मैराथन क्लास को कर करके अपनी तैयारियों को बेहतर बना सके। तो आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा दूसरी दुनिया का संबंध किन देशों के साथ है। आपसे पूछा गया जो दूसरी दुनिया है इनका संबंध कौन से देशों के साथ है, तो बताएंगे सर कम्युनिस्ट देशों के साथ। याद रखना है दूसरी दुनिया का संबंध किनके साथ है मेरे भाई, तो बताएंगे सर कम्युनिस्ट सरकार के साथ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर क्या, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। देखिए मेरे भाई आपसे पूछा गया जो हमारा बोल्शेविक क्रांति है वो कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे सर बोल्शेविक क्रांति हमारा रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी मेरे शेर सर नहीं हो, तो बताएंगे सर बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि बोल्शेविक क्रांति आखिर कब हुआ है। क्वेश्चन आता है कि हमारा बोल्शेविक क्रांति आखिर कब होता है, तो बताएंगे सर बोल्शेविक क्रांति होते है हमारा 1917 को। कब होती है मेरे भाई बोल्शेविक क्रांति, कब होती है 1917 को हमारा बोल्शेविक क्रांति होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पलट गया मेरे भाई। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, तो बताएंगे सर बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो किसने किया था, हमारा लेनिन ने। किसने किया था मेरे शेर सुनियो, तो बताएंगे सर लेनिन ने किया था। किसने, लेनिन ने। ठीक है, और कब हुआ था 1917 में। कहाँ हुई थी, तो बताएंगे सर रूस में। याद रखना ये सारे चीज को एकदम एक एक करके नोट डाउन करते रहिएगा। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। हम सभी को पता है मेरे भाई कि 1917 में हमारे रूस में समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था। वो करने वाला कौन था, हमारा लेनिन था। कौन था, लेनिन था। हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सोवियत संघ साम्राज्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे दोस्तों ये स्थापना कब किया गया था, तो 1917 में। कब किया गया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। जो हमारे सोवियत संघ है वो कितने गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था, तो बताएंगे सर 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ को बनाया गया था। ठीक है, कितने गणराज्य को, 15 गणराज्य को मिलाकर के सोवियत संघ को बनाया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा जाता है। जो सोवियत संघ देश में शामिल हुए थे उससे हम लोग दूसरी दुनिया कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई, तो बताएंगे सर उससे हम लोग दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे। अगला है सर कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो बताएंगे सर सोवियत संघ का विघटन होती है 1991 को, और उस समय इसका अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखना सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे मेरे भाई, तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है सर सुधारों की शुरुआत किसने किया था। मतलब सुधारों की शुरुआत किसने किया था, ये आपसे पूछा गया। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि सोवियत संघ में विघटन के लिए कौन सोवियत संघ नेता उत्तरदायी थे, तो सोवियत संघ के विघटन के लिए हमारा मिखाइल गोर्बाचेव दायित्व थे। कौन सा नेता, तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव दायित्व थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत संघ नेता उत्तरदायी है, अभी मैंने जस्ट बताया था क्या, मिखाइल गोर्बाचेव। जब हमारा 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो मेरे दोस्तों इसमें जो उत्तरदायी कारक थे वो हमारा कौन था मेरे दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न पे आते हैं, सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे। आपसे पूछा गया कब कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे, तो बताएंगे सर 1989 में। कब बना था मेरे भाई, 1989 में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ग्लासनोस्ट और पेरिस्टिका किसने प्रस्तुत की थी। ग्लासनोस्ट हो या पेरिस्टिका हो, ये किसने प्रस्तुत किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने प्रस्तुत किया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किए थे। अगला है सर सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुई थी, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 को। याद रखना मेरे भाई, कब होती है, 1991 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर होगा 1991 को। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 1991 में
सोवियत संघ विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? जब हमारा 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से विभाजन हो गया था, विघटन हो गई थी, उस समय कौन सा देश था जो पूरी शक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आया था? तो बताएंगे सर वो हमारा अमेरिका हो जाएगा। कौन होगा? अमेरिका। अगला है सर बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 में कि बर्लिन की दीवार को कब खड़ी की गई थी? तो 1961 में। कब खड़ी किया गया था सर बर्लिन की दीवार को? 1961 को, यानी 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? अब क्वेश्चन आते हैं सर 18 नंबर में, जर्मनी का एकीकरण आखिर कब होती है? तो जर्मनी का एकीकरण होता है 1990 में। याद रखना है जर्मनी का एकीकरण कब होती है मेरे शेर सरनियों? तो 1990 में हमारा जर्मनी का एकीकरण होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराया गया? बर्लिन की दीवार को आखिर हम लोग कौन से साल में गिराते हैं? तो बर्लिन की दीवार को हम लोग गिराते हैं, याद रखना 1989 को। बर्लिन की दीवार को कब गिराते हैं सर? 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी का अपनाया कब अपनाया गया? मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बताया था शॉक थेरेपी किससे कहते हैं? किसी को 2 झांप लगा करके उसी का उपचार करना, यानी चोट पहुंचा करके उसे उपचार करवाना, यह हमारा शॉक थेरेपी कहलाता है। शॉक थेरेपी कब होती है? 1990 में। कब होता है मेरे भाई? याद रखना 1990 में होती है। सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो बताएंगे सर सोवियत संघ में टोटल 15 गणराज्य शामिल थे। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगी, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इनमें से कौन सा देश सोवियत संघ में शामिल था? तो बताएंगे सर बेलारूस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जो सर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, वर्चस्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वर्चस्व का मतलब होता है दादागिरी, वर्चस्व का मतलब क्या होता है? बोसगिरी, वर्चस्व का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? दबदबा। ये किसके पास था? तो बताएंगे सर अमेरिका के पास। किसके पास? अमेरिका के पास। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे सर, याद रखना वर्चस्व शब्द का अर्थ क्या होती है? तो सीधा सीधा बताने से वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, दादागिरी, बोसगिरी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचय है भाई? एक ध्रुवीयता हम सभी को पता है सर, एक ध्रुवीयता जैसे पूछा जाएगा तो आंख बंद करके 23 में बताना है मेरे भाई कि हमारा अमेरिका होगा। एक ध्रुवी का मतलब एक विश्व। देखिए दूसरी दुनिया, पहली दुनिया का आशय कौन से देश से है? तो अमेरिका। पहली दुनिया का आशय कौन सा देश से है? तो अमेरिका। दूसरी दुनिया से कौन से देश का आशय है? तो बताएंगे रूस, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर से सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो बताएंगे सर अमेरिका। जब सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गई थी उस समय एक देश था अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभर कर सामने आया था। अगला है सर, अमेरिका वर्चस्व का क्या कारण है? अमेरिका के पास आखिर अमेरिका अपने आप को दबदबा क्यों दिखाते दूसरे देशों के पास? अमेरिका का पास बोसगिरी को समझते हैं अपने आप को, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा सैन्य है भाई, उसके पास बहुत सारे सैनिक है, उसकी ढांचागत शक्तियां हैं भाई, उसकी सांस्कृतिक शक्तियां हैं। मैंने ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की चित्रण प्रस्तुत किया था? नई विश्व व्यवस्था की चित्रण प्रस्तुत करने वाले कौन था? जॉर्ज बुश। कौन थे मेरे भाई? नए चित्र प्रस्तुत करने वाला वह राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का? तो जॉर्ज बुश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? जॉर्ज बुश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई? ये हम सभी को पता है मेरे भाई, ट्रंप जी है, डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप है भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि 1990 के दशक में इराक ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, और जब मेरे दोस्तों हमारे यूएनओ ने मोर्चा खोला और जा करके कहा अरे अमेरिका सुनो ना, इराक ने कुवैत पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, तो इनको जैसे ही परमिशन मिलता है हमारे अमेरिका को मेरे दोस्तों, वो 6,60,000 सैनिक के साथ जाते हैं और इराक को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर देते हैं। इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, इसी युद्ध को बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसी युद्ध को बोलते हैं कंप्यूटर युद्ध, इसी युद्ध को बोलते हैं वीडियो गेमर युद्ध। 4 नाम से जाना जाता है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला है सर, कुवैत को किस देश ने के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो बताएंगे सर इराक से। किससे? इराक से मुक्त कराया गया था।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सद्दाम हुसैन किस देश के शासक थे? तो सद्दाम हुसैन जो मेरे दोस्तों खतरनाक शासक थे भाई। सद्दाम हुसैन जो थे वो हमारे इराक के शासक थे भाई। क्या? इराक के थे। कहाँ के मेरे दोस्तों? तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर कहाँ के थे? इराक के। ठीक है, भूलना नहीं है। एक एक क्वेश्चन का मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने दूंगा। ठीक है, अगला, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर आतंकवादी हमला आखिर कब हुआ है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 11 सितंबर 2001 को। कब होती है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला? 11 सितंबर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? 9/11 बोलते हैं। 9 का मतलब होता है महीना और 11 का मतलब होता है, याद रखिए, तारीख। 9/11 आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? अमेरिका में। याद रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे आते सर, सितंबर 2001 में किस आतंकवादी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? वो कौन आतंकवादी हमला था जिन्होंने अमेरिका पर हमला किए थे? अल कायदा, जो अफगानिस्तान के थे। कहा मेरे भाई? अल कायदा कहाँ का था? अफगानिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर, 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो बताएंगे सर 9/11 से समझते हैं अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो बताएंगे सर ये मिटाने वाला की जैसी बात आती है तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये चलाया गया था यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई? अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, और ये अभी हमारा मैराथन क्लास 1 है, 2 भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगला सर, ऑपरेशन इनफाइनाइट की रीच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, अल कायदा से। किससे? अल कायदा से। क्या हो जाएगा सर? अल कायदा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब हुआ था? 1990 में। किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर प्रथम खाड़ी युद्ध से। प्रथम खाड़ी युद्ध कब होती है? 1990 में। वीडियो गेमर युद्ध कब होता है? 1990 में। कंप्यूटर युद्ध कब होता है? 1990 में। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, पेपर में आप लोगों का ऐसे ही टपकेगी। अगला प्रश्न पे आते सर, निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेमर युद्ध या कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है? तो बताएंगे सर, यहाँ पे तो मेरे दोस्तों एक ऑप्शन दिया ही नहीं भाई, है ना। प्रथम खाड़ी युद्ध को क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग वीडियो गेमर युद्ध या हम लोग कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखना है, प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग क्या जानते हैं भाई? वीडियो गेमर युद्ध या तो हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला है सर, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया? तो बताएंगे सर ये इराक पर आक्रमण किसने किया था? हम सभी को पता है कि जैसे परमिशन मिला अमेरिका ने 6,60,000 सैनिक के साथ जाकर भुजिया बना दिया भाई। अगला से, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? मेरे भाई इस क्वेश्चन का कहने का मकसद ये है, वो दुनिया का कौन सा देश है जो अपने सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा किस पर खर्च करती है? तो बताएंगे सर सैनिक पे। किस पर? सैनिक पे, सोल्जर पर, जिससे लड़ाई होती है ना भाई। और भारत किस पर खर्च करता है मेरे भाई? नेता लोगों के पास। हाँ, इसलिए भारत जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक भारत का सोच नहीं बदलेगा भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर अमेरिका एक ऐसा देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने मिलिट्री, अपने बजट के हिस्से का सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे करते हैं? मिलिट्री के ऊपर, यानी आर्मी के ऊपर। विश्व का इंटरनेट की सुविधा किस किस देश की देन है? तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका। याद रखना, अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को मेरे दोस्त इंटरनेट की सुविधा दिया है, लेकिन भारत में कब सुविधा दिया है? 1998 में। अगला है सर, दक्षिण एशिया देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर भारत। क्या हो जाएगी सर? भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगी। दक्षिण एशिया देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? सैनिक शासन। तो बताएंगे सर हमारा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक शासन स्थापित हुए थे। किसमें? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? मतलब वो कौन सा देश है जो सापेक्ष देश है अपने धर्म के प्रति? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो बताएंगे सर लिट्टे एक प्रकार का श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो बताएंगे सर लिट्टे हमारा श्रीलंका का
आतंकवादी संगठन है। अगला है सर, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? दक्षिण एशिया में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? पाकिस्तान में। कहां पे मेरे भाई? सैनिक शासन की जैसे बात आए, आंखें बंद करके पाकिस्तान लगा देना है। हाँ, आंखें बंद करके क्या लगा देना है मेरे दोस्तों? पाकिस्तान लगा देना है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, ताशकंद समझौता कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया मेरे भाई कि ताशकंद समझौता कब हुई थी? तो ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, जिसमें बांस सेवा का भी प्रावधान किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बांस सेवा भी चालू किया गया था। याद रखना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो बताएंगे सर, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पे है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है मेरे भाई? ताशकंद है। याद रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है मेरे दोस्तों? ताशकंद है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1972 में का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक क्वेश्चन और आती है सर कि शिमला समझौता, पूरा डेट याद रखिएगा, पूरा डेट याद रखिएगा, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये सब भी याद रखना है। तो शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 में 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो बताएंगे सर, जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, शिमला समझौता कब होते हैं मेरे भाई? तो बताएंगे सर, हमारा 3 जुलाई 1972 को होता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, और ये हमारा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में होता है। किसके बीच में? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में होता है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि इंदिरा गांधी ने कौन से समझौते पर हस्तक्षेप किए थे? अभी मैंने जस्ट बताया 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कौन सा? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु नदी जल विवाद सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी जल विवाद मेरे दोस्तों भारत और पाकिस्तान में है। जो सिंधु घाटी परियोजना है, आज भी हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्तों कि अधिकतर भाग कहां पे है? पाकिस्तान पे। जब हमारा देश आजाद हुई थी तो चला गया था। अगला है सर, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध होती है मेरे भाई 1999 में। कारगिल युद्ध कब होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो बताएंगे सर, कारगिल युद्ध होता है 1999 में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए सर कि दक्षिण सार्क की स्थापना कब होती है? तो सार्क का स्थापना होता है मेरे दोस्त, याद रखना है, कब होती है? हमारा 1985 में। सार्क में मेरे दोस्तों कौन कौन शामिल है? भारत, नेपाल, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, फिर हमारा कौन जगह? अफगानिस्तान, फिर हमारा भूटान, फिर हमारा कौन जगह मेरे भाई? बांग्लादेश। यानी भारत के जो पड़ोसी देश है ना मेरे भाई, लगभग शामिल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 और छूट गया भाई। क्या क्या था? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा था? अफगानिस्तान। सार्क में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा था? अफगानिस्तान। कब जुड़ता है ये? 2007 को। कब जुड़ता है मेरे दोस्तों? ये जुड़ता है कब? 2007 को जुड़ता है। याद रखना, कब जुड़ती है? 2007 को जुड़ता है। ठीक है, कब जुड़ता है मेरे भाई? 2007 में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है सर, दक्षिण की स्थापना का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया गया था? आप बताइएगा सर कि भारत में दक्षिण की शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरे भाई इसका जो शुरुआत किया गया था वो कौन था? राजीव गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, किसने करवाया था मेरे भाई? राजीव गांधी, इसका याद रखना है। अगला है सर, प्रथम सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम सार्क सम्मेलन ढाका में हुआ था। याद रखना, 26 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ढाका। लेकिन मेरे भाई अगर सार्क का मुख्यालय पूछा जाएगा, क्या मेरे भाई? मुख्यालय। अभी मैंने जस्ट बताया इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे सर काठमांडू में। कहां पे मेरे भाई? काठमांडू। कहां पे होती है इसका मुख्यालय? काठमांडू। पर पहला बैठक कहां हुई थी? ढाका।
ढाका कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डचेस का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने जस्ट बताया कहाँ पे मेरे भाई? काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, डचेस के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? जब हमारे डचेस का गठन हो रहा था उस समय इसका सदस्य संख्या कितनी थी मेरे भाई? 7। ठीक है, लेकिन एक देश और जोड़ दिया गया 2007 में, वो देश का नाम था अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी डचेस में कुल कितना देश शामिल है? अभी डचेस में कुल कितना है? 8 देश शामिल है। किनको शामिल किया गया तो 2007 में? तो अफगानिस्तान को शामिल किए गए थे। अगला ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा देश डचेस का देश है भाई? इसमें से आपको बताना है कि कौन डचेस का देश है। तो बताएंगे सर मालदीव। मालदीव क्या है मेरे भाई? डचेस का देश है। याद रखना क्या हो जाएगा? मालदीव हमारे डचेस का क्या है मेरे भाई? देश है। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मेरे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का हिसाब देखना मेरे भाई, छोड़ कर नहीं आना है। जितना बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक सिर्फ पढ़ते रहना भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पार्क नहीं भाई, सार्क। सार्क का सदस्य देश नहीं है, भारत है, नेपाल है ना भाई? आपसे सार्क का सदस्य देश पूछा गया, म्यांमार है, सॉरी भाई भूटान नहीं है, आई एम रियली सॉरी भाई। ठीक है, भूटान नहीं है भाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा सर? भारत, नेपाल, म्यांमार। अगला प्रश्न पे आते सर, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत है, नेपाल है, म्यांमार है, पर भूटान नहीं है। अगला है सर, डचेस का 8वां सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान। कब बना था? 2007 में। कब बना था? 2007 में। सार्क का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताएंगे सर मालदीव। सार्क का सबसे छोटा देश कौन सा है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मालदीव। सार्क का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है? आखिर वो कौन सा देश है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? भूमि से, जल से नहीं पूछा गया। जल से पूछता तो श्रीलंका बोलते। भूमि से घिरा हुआ कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा हो जाएगी सर? नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया था वो कहाँ हुआ था? कहाँ होने वाला था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर वो इसलिए रद्द हो गया था क्योंकि वो दुश्मन सा देश में होने वाला था, पाकिस्तान में। इस कारण से 19वां सार्क सम्मेलन जो है हमारे पूरी तरह से रद्द हो गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, साप्टा। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा गया जो हमारा साप्टा है मेरे भाई। साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुई थी? साप्टा समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो हमारा 2004 था। कब था मेरे भाई? 2004 को हमारा साप्टा पर सिग्नेचर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब होती है? तो बांग्लादेश की उत्पत्ति हमारा होता है कब मेरे भाई? 1971 को बांग्लादेश का निर्माण होता है। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी है भाई? तो 1971 में भारत को बांग्लादेश ने बांग्लादेश को भारत ने मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चुकू को बैठकर सुनना है भाई। ठीक है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है? तो बताएंगे सर रेड क्लिफ लाइन। याद रखना मेरे भाई, आंख बंद करके आपको रेड क्लिफ बताना है। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, तब भी आपको रेड क्लिफ लाइन बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों भारत, क्या मेरे भाई? भारत वही मतलब इंडिया एंड आपका बांग्लादेश पूछा जाएगा। भारत और पाकिस्तान पूछे या भारत और बांग्लादेश पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन। डूरंड लाइन कौन सा देश के बीच में स्थित है? तो मेरे भाई अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में स्थित है? तो इंडिया प्लस चाइना। ठीक है, इंडिया प्लस चाइना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री रहा? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे मेरे भाई? शेख मुजीबुर रहमान कौन सा देश का है? तो बताएंगे सर हमारा होगा बांग्लादेश का। किसका हो जाएगी? बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में होता है? तो फरक्का समझौता भारत और, याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है हमारा फरक्का समझौता। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना मेरे दोस्तों। ठीक है, छोड़कर आना नहीं है। अगला है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 में। पूरा डेट याद रखिएगा, पूरा डेट। कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं इसके बारे में, सुन लीजिए भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले स्थापना, यूएनओ के बारे में बात कर रहा हूं भाई, याद रखना, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना के समय कितने देश थे?
स्थापना के समय कितने देश थे? समय, देश की संख्या पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 51। क्या भारत इस समय शामिल था? तो बोलेंगे सर भारत इस समय बिल्कुल हाँ शामिल था। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितना अंग होती है? यूएनओ का कितना अंग होता है? तो टोटल बोलेंगे सर 6 अंग होती है। 4 नंबर में याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय, मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में। कहाँ मेरे भाई? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में। पांचवा में आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए जब हमारे देश का सॉरी अभी वर्तमान समय में वर्तमान समय में कौन मेरे दोस्तों कितना देश शामिल है? तो 193 देश शामिल है। कितना मेरे भाई? 193 देश शामिल है। 193 देश। कितना देश? 193 देश। तो लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन से? दक्षिण सूडान। सूडान याद रखने का मेरा भाई, दक्षिण सूडान। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का अंतिम देश कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है मेरे दोस्तों दक्षिण सूडान। लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना भाई, याद रखना है इसकी आखिर कब ये लास्ट में कब जुड़ा है? तो याद रखिएगा 2011 में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों 2011 में। जितना क्वेश्चन लिखा रहा हूँ सारा क्वेश्चन को कंप्लीटली देखिए भाई। सबसे पहले बताना है इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को बताना है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं मेरे भाई क्योंकि यहां से क्वेश्चन टपकेगा। जब देश का गठन हो रही थी उस समय कितना देश था? 51। अंग कितना है? 6। मुख्यालय कितना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान समय में देशों की संख्या कितनी है? 193। लास्ट देश कौन है? दक्षिण सूडान। और कब जुड़ा है? तो 2011 में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ठीक है। एंटोनी गुटेरस वर्तमान समय महासचिव कौन है? वर्तमान महान समय में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है भाई? एंटोनी गुटेरस। एंटोनी गुटेरस याद रखना है, एंटोनी गुटेरस। इतना सारा चीज को मेरे दोस्तों आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए, याद रखना है। इतना में ही आपको पहले से मेरे दोस्तों पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे भी आए छोड़कर नहीं आना है, ठीक है? छोड़कर नहीं आना, क्वेश्चन कैसा भी रहे मेरे दोस्त, छोड़कर एक भी प्रश्न को आना नहीं है भाई। आइए सर अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने जस्ट बताया 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूएनओ का गठन हुआ। यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उसका मौलिक सदस्य में कौन था? जब हमारे यूएनओ का स्थापना हुई थी 1945 में, उस समय कौन सा देश शामिल था पहले से ही? तो बताएंगे सर भारत, याद रखना है। अगला है सर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है सर किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की महासचिव की नियुक्ति करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि किसी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है? ये क्वेश्चन 70 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो बताएंगे सुरक्षा परिषद। याद रखिएगा मेरे दोस्तों सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में कितना अंग होती है मेरे भाई? तो 10 15। 5 को होता है अस्थाई, 5 को होता है अस्थाई और 10 को होता है अस्थाई। 10 को क्या होता है? अस्थाई। याद रखना है। 5 अस्थाई देश कौन सा है सर? ए बी सी एफ आर। ए बी से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया। और इन्हीं 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर प्राप्त है। इन्हीं 5 देशों के गला बिट के भाई, इन्हीं 5 देशों के पास क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर इन्हीं 5 देशों के पास है हमारा वीटो पावर। इन्हीं 5 देशों के पास क्या है सर? वीटो पावर। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। इसके हमें सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लोगों के लिए। अगला है सर संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है भाई? आप क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखिएगा एंटोनी गुटेरस। किस देश के रहने वाले मेरे भाई? क्वेश्चन आता है पुर्तगाल के रहने वाले। कौन सा देश का? पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला है सर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनी गुटेरस कहाँ के भाई? पुर्तगाल नहीं होगा भाई, दक्षिण कोरिया होगा भाई। आई एम रियली सॉरी भाई, दक्षिण कोरिया, सॉरी भाई। पुर्तगाल के जो पहला महासचिव थे ना, बान की मून,
यूएनओ का पहला महासचिव बान की मून, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यूएनओ का पहला महासचिव पहला महासचिव कौन था? तो बताएंगे सर बान की मून। बान की मून याद रखना है क्या मेरे भाई? बान की मून याद रखना है। यूएनओ का पहला महासचिव था बान की मून। ये कहां के रहने वाले थे भाई? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहां पे? ये था हमारा कहां का? पुर्तगाल के रहने वाले थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनिया गुटेरस, ये किस देश के रहने वाला है? तो दक्षिण कोरिया। सारा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। फिर कुछ लड़कियों कह रही थी सर कि आपने होम साइंस में जो बताया वो नहीं आया। कान पकड़ के मेरे दोस्तों खींच खींच के मैंने दिखाया कि जो बताया वही आया, कान पकड़ के दिखाया। आप क्या करते हैं मेरे भाई, सारा लेक्चर को देखकर जाते नहीं है और आधा पढ़ के गाधा बन जाते हैं। इसलिए आप लोग ऐसा काम ना करें भाई, आप लोग आधा पढ़ के गाधा मत बनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शानदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य है? तो 15 गो। ठीक है, 15 गो सदस्य में होता है 10 गो अस्थायी। 10 को क्या होता है मेरे भाई? अस्थायी। और 5 को होता है अस्थायी। और यही 5 देशों के पास पावर होती है क्या भाई? वीटो पावर। क्या होता है मेरे भाई? वीटो पावर। इन्हीं 5 देशों के पास क्या होती है? वीटो पावर। याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रिक याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एबीसी जानते हैं ना, एबीसी, एफ आर, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया, आपको पता होगा। आइए सर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 5 गो। अगला, भारत में सॉरी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी है सर? अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा तो 10 को बताना है। अस्थायी सदस्य पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 को हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो 10 को हो जाएगी। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का नहीं है भाई? कौन सा इनमें से देश है? आपसे ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे भाई कि इनमें से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य देश नहीं है? मैंने अभी ट्रिक बताया था, ए बी सी एफ आर, ये 5 देश शामिल है भाई। ठीक है, तो ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, पर जापान, इटली, इजराइल नहीं है। तो बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी को पहले से पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किस देश ने किया है? देखिए मेरे भाई, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया ना मेरे भाई वो हमारा रूस ने किया है। अब 90% स्टूडेंट सोचेंगे सर ये ताकतवर है तो यही किया होगा। नहीं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर वीटो का प्रयोग किया है तो उस देश का नाम है हमारा, क्या बोलेंगे सर? सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। अगला, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस पर देश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो हम सभी को पता है सर, सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला वो देश का नाम आपसे पूछा गया है, सिंपल सा फंडा है सर। वो हमारा क्या हो जाएगा सर? रूस होगा, है ना। जो वीटो का ज्यादा प्रयोग करेंगे वही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आ गए सर। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है भाई? लिख लीजिए अपने कॉपी में, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ मेरे भाई? जेनेवा में, जेनेवा में। याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड श्रम, अगर विश्व श्रम संगठन, विश्व श्रम संगठन पूछा जाएगा मेरे भाई, तब भी तीनों का मुख्यालय कहां पे होगा? जेनेवा में। तीनों का मुख्यालय कहां होगा? जेनेवा में। पर आपसे विश्व व्यापार संगठन का पूछा गया कि कब इसकी स्थापना होती है? 1995 में। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे अधिक प्रभावित है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है मेरे भाई? द हेग में। याद रखिएगा, कहां है मेरे भाई? द हेग में। और मेरे शेर, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, द हेग कहां पे है? तो नीदरलैंड में। कहां पे मेरे भाई? नीदरलैंड में। और मेरे शेर,
ये भी याद रखिएगा, ये यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ का क्या है मेरे भाई, ये हमारा क्या एक अंग है। कौन हमारा, याद रखना है कौन मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ का क्या है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएनओ का क्या है भाई, 6 अंग थी, उनमें से एक अंग हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें मेरे दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इससे हम लोग 9 साल के लिए चुनते हैं। कितना, 9 वर्ष के लिए चुनते हैं। कितना वर्ष, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 साल का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। फिर से सुन लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, तो बताएंगे सर 9 वर्ष का होता है। कितने साल का, 9 साल का होता है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया मानव अधिकार। तो मेरे दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 विकल्प है और आपको बताना है मेरे दोस्तों अच्छी तरह से कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका पूरा डेट याद रखिएगा भाई, 15 मार्च, ठीक है। पूरा डेट याद रखिएगा 2006 को, 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना होती है। कब मेरे भाई, 15 मार्च 2006 को। कब होता है मेरे शेर सरनियों, 15 मार्च 2000 को, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि आप लोगों ने शानदार तरीके से देख रहे होंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ D2 आपके पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन छपेगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात पे कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ना भाई, इसमें आप लोग फोकस करके रखेंगे। अगला, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है भाई, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से मुक्ति पाना। ये क्वेश्चन आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, 2 मार्क्स का। खतरों से मुक्ति प्राप्त करना, क्या हो गया मेरे भाई, खतरों से मुक्ति प्राप्त करना, ठीक है, खतरों से मुक्ति प्राप्त करना। आइए सर अगला है सर, 2 महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा कर दी जिससे तीसरा विश्व युद्ध की घटना नहीं हो सका। तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। तनाव में शिथिलता, तनाव को रोक दिया भाई, ठीक है। शीत युद्ध किसे कहते हैं मेरे भाई, कि फाइटिंग करने वाला है, पर दोनों देशों को समझ में आ रहा है कि फाइटिंग करेंगे तो हम ही का नुकसान होगा। जब मेरे दोस्तों युद्ध का माहौल होने के बावजूद दोनों देश अपने आप पीछे हट जाते हैं तो इसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्र पर आक्रमण समझते हुए सम्मान करता होगा, कौन मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सामूहिक सुरक्षा। क्या बताएंगे सर, हमारा सामूहिक सुरक्षा। क्या बताएंगे, मुस्कुरा के बोलिए मेरे शेर सैनियों, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपके क्लास में किसी एक व्यक्ति को कोई मार दिया है तो इसका दुख सारे क्लास वाले उठाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कौन सी व्यवस्था का स्थान दिया गया था, तो बताएंगे सर सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। किसका दिया गया, सामूहिक सुरक्षा का। अगला है सर, निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश नहीं है। भारत हमारा नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो की स्थापना 24 अप्रैल, याद रखने 1949 को होती है। कब होता है मेरे भाई, 24 अप्रैल 1949 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ होता है, ब्रुसेल्स में होता है। कहाँ पे मेरे भाई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। निशास्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। निशास्त्रीकरण आयोग के गठन 1952 में हुआ। भारत में पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब होती है मेरे शेर, चिल्ला के बताना है सर 1952 को। कब होती है, 1952 को। दूसरा आम चुनाव पूछा जाएगा तो 1957 को बताना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पहला आम चुनाव भारत में कब हुई थी, 1952 में। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1957 को। अगला, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित कर दिया था, बताइए मेरे भाई, वर्जित करने वाला कौन था, तो हमारा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला से सुरक्षा धारण के तहत जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी, जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुआ था, 1972 को। कब मेरे भाई, 1972 को। और 1972 को एक खतरनाक समझौता होता है जिससे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। और शिमला समझौता कब हुआ था, अभी मैंने बताया, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुई थी। और मेरे भाई ये भारत और पाकिस्तान में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता यानी मेरे भाई BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर ये देश में होगा हमारा 155 देश। कितना देश? 155 देश। अगला है सर कि सुरक्षा धारण के तहत रासायनिक हथियार संधि कब समाप्त हुई? तो बताएंगे सर हमारा होगा कौन? क्वेश्चन नंबर 10 का, तो बताएंगे 1995 में। और शाम को भी आइएगा क्लास में 6:30 बजे। आज होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास। जिसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है वो कौन है मेरे भाई? जिसे हम लोग अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं वो कौन है मेरे दोस्तों? अफ्रीकन गांधी के नाम से जानने वाला हमारा नेशनल मंडेला है। अफ्रीकन गांधी के नाम से जानने वाला वो कौन है? नेशनल मंडेला है। अफ्रीकन गांधी का नाम से जानने वाला कौन है? नेशनल मंडेला है भाई। अगला है सर निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सुरक्षा का मामला है? तो वैश्विक सुरक्षा का मामला है वैश्विक ताप वृद्धि, बर्ड फ्लू, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब आते हैं सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं सर? 5 जून को मेरे भाई हम लोग बनाते हैं क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। मेरे दोस्तों 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं सर? तो जनसंख्या दिवस, जन संख्या दिवस। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाई? तो एड्स दिवस। क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। अगर आपसे पूछा जाएगा 8 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं मेरे भाई? तो महिला दिवस। 8 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं? महिला दिवस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 25 जनवरी को क्या मनाते हैं मेरे भाई? मतदान दिवस। मतदान दिवस याद रखना है। कौन सा दिवस? मतदान दिवस। दिवस के बारे में एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर दिखना नहीं भाई। जल दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा आप लोग कमेंट में। जल दिवस दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 22 मार्च को। नहीं पता है तो सुन लीजिएगा, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस। ठीक है, आइए सर अगला। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए मेरे भाई पर्यावरण सम्मेलन के लिए पहला जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी ना वो स्टॉकहोम में हुआ था। लेकिन कब हुआ था मेरे भाई? तो 1900 याद रखिएगा कब हुआ था? 1992 में हुआ था। याद रखना है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। लेकिन कब हुआ था? 1992 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। क्या हो जाएगा सर? स्टॉकहोम इसका हमारा, सॉरी ये गलत है भाई, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन है, यहाँ पे पर्यावरण सम्मेलन। आई एम रियली सॉरी भाई, यहाँ पर्यावरण सम्मेलन हमारे स्टॉकहोम में होगा। आई एम रियली सॉरी भाई। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जनरियो में। सॉरी भाई। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब होते हैं मेरे भाई? रियो डी जनरियो में। लग रहा है ये भी गलत बताया भाई, स्टॉकहोम में नहीं होगा, यहाँ पे 1992 नहीं होगा। ठीक है, आइए सर अगला है सर 1992 में रियो डी जनरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है भाई? किससे संबंधित है भाई? तो बताएंगे सर ये संबंधित है पर्यावरण को रक्षा पहुंचाना, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? वैश्विक ताप वृद्धि। याद रखना है आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस के परावैज्ञानिक दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 16 सितंबर को। सॉरी ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? तो 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं मेरे शेर सनियों? ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला है सर ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? आखिर वो कौन सा गैस है जिस कारण से हम लोग वातावरण को हानि पहुंचा रहे मेरे भाई? वो हमारा याद रखना है हमारा CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। फ्रिज से निकलने वाला CFC, कूलर से निकलने वाला CFC और AC से निकलने वाला CFC गैस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते सर भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया 19 नंबर में कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित? उदारवाद। क्या हो जाएगी सर? उदारवाद। अगला सर निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को कारण नहीं है भाई? वैश्वीकरण का कारण नहीं है प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, पूंजी भी है, लेकिन खेल नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर वैश्वीकरण के कारण
दुनिया का सब स्वरूप किस प्रकार का हो गया है? वैश्वीकरण के कारण दुनिया का आखिर स्वरूप जो है वो बिल्कुल एक गांव जैसा हो गया है। क्या मेरे भाई? बिल्कुल एक गांव जैसा हो गया है। किसके द्वारा? गांव के द्वारा गांव जैसा हो गया विश्वीकरण। अगला है सर, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर 1929 में। संगठन जो पैदा हुई थी ना, इकोनॉमिक्स में भी मैंने पढ़ाया। अगला है सर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन से प्रधानमंत्री थे? भारत में वैश्वीकरण के जो जनक थे वो हमारा मनमोहन सिंह थे। याद रखना है, कौन थे मेरे भाई? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और शाम को भूलिएगा नहीं, शाम के 6:30 बजे आना ना भूले मेरे दोस्त। सारा वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सॉरी भाई, ये हमारा गलत है भाई, इसका आंसर नरसिम्हा राव होगा। आई एम रियली सॉरी भाई। भारत में वैश्वीकरण के जनक जो जनक थे वो हमारा कौन हो जाएगा? नरसिंह राव। सॉरी भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा सर? नरसिंह राव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, वैश्वीकरण की नीति में सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव हुआ था भाई, सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किसको हुआ था? गरीबों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत कब आजाद हुआ था? सिंपल से क्वेश्चन है सर, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुई थी। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? ये क्वेश्चन अलग भाई, 1949 में। स्वीकृत पूछे या तो अंगीकृत पूछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए सर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आते सर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताए मेरे भाई, आप क्वेश्चन आ गया 29 में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजगोपालाचार्य। प्रधानमंत्री नहीं भाई, उपराष्ट्रपति आपसे पूछा गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर उसका उपराष्ट्रपति कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे श्री राजगोपालाचार्य। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो बताएंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। मेरे दोस्तों सच बताइएगा, अभी शुरू से लेकर अंत तक देखिए आप लोगों को कैसा फील हुआ है। जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।